हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनएस बोर्ड का जो है चैप्टर 18 ज्योग्राफी का। देखिए चैप्टर 18 ज्योग्राफी का जो है यानी भूगोल का जो है, जिसमें आज हम करेंगे नेचुरल डिजास्टर, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उसके विषय में जो है हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और सारे प्राकृतिक आपदाओं को यहाँ पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो रहेगा कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई के हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के हों, चाहे जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें जो है हम नेचुरल डिजास्टर के बारे में हर एक पहलू पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेचुरल डिजास्टर का कारण क्या बनता है। लेकिन ये सब होने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, फ्लड्स। फ्लड इज अ नेचुरल डिजास्टर and there the natural disaster here with the arrival of monsoon, people living in a 4 crore hectare area of country become extremely unnervous. Nervous, why here the nervous? Because there is the flood come by their monsoon season of every year. No one now when there will be a flood is a rivers and there is a hard errand to the belonging will wash to away. And in a comparison to the other disaster, flood cause of more damage to life and property. There is a very harmful here, the flood here. A disaster flood is causing to more damage and life and property here. And 20% of the death is causing by the flood in the world occur in India. There is the most important point, 20% of deaths. The reason being only for here floods occur in the India. The next here, what is a flood? First of all, to understand what is a flood here. The inundations of an area by the water is called a flood. Inundation of area by water is called flood. In other words, when a river overflow, it is a bank and water spread into the surroundings area in a flood. The various cases of flood, losses by the flood and floods control measuring and described below here. The important point, what is a flood here? But next here, cases of flood. The cases of flood here, the cases of flood in India are flowing. The first case here, heavier rainfall. The flood is the main reason here, a case, a heavier rainfall here. The heavy rain is the catchment area of a river cause of water to overflow its banks, which is a result in the flooding of nearby area. There is a heavy rain is a mostly there is a flooding the reason here. And sediment deposition. Sediment deposition also here. The river is a bad become a shallows, and due to sedimentations, the water is the carrying capacity of such a river is reduced. As a result, the heavier rain water overflow the river bank here. That is an important point. The sediment deposition, the river beds become to shallow down due to the sedimentation. Water carrying capacity of such a river reduce here. As a result, the heavy rain, the important here. And the next point, deforestation. The flood is a main and most important reason here, deforestation. Vegetation is a hampers
the flow of the water and forces it to be a percolate in the ground. As a result of deforestation, the land become a obstructions free and water flow with the greater speed into their rivers and case of flood. There is important here vegetation hamper. There are deforestation is the reason here. And next cyclone. The cyclone is the main reason here. The cyclone generated to the sea waves of the abnormal height spread the water in the adjoining coastal area. In October 1994, Odisha cyclone generated a severe flood and causing to the unprecedented loss of life and property. The next year, interference in a drainage system. Interference and drainage system that is important. The important here drainage system. Drainage congestion is causing by a badly planned construction of bridges and roads, railway, tracks and canal etc. Hampers the flow of water and the result is flood. The next point is important here. Change in the course of river. Changes in the course of river here. The meanders and changer is the courses of the river cause of floods. And the next point is tsunami. Tsunami also is important here. The large coastal area are flooded by the rising sea water where a tsunami strike their coast. There is an important point here. The next year, lose by floods. The loses by flood here. The human and animal both are affected by the flood. People are rendered is homeless. Houses are damaged or collapsed. Industries are crippled and crops are submerged in the flood water. Domestical as well as the wild animal die, and boats and the fishing net etc. are lost or damaged in a coastal area. Outbreak in epidemics like malaria and diarrhea etc. here and are common after the flood. And potable water is a contaminated and sometimes become a scarce. Flood grains are lost or spoiled. There is supply from the outside become a difficult. The loss of flood, there is the most important point here. And loss by the annual flood instead to decreasing or increasing every year. In 1953, 2.43 crores of people were affected by the 1987. The number of flood affected people rose to a 4.83 crore a year. According to an estimate, on average property, the world rupees 210 crores in a lost in the flood every year. The flood affected about 6 crore peoples and crops of 1 crore hectare are damaged. The next year, flood prone area. The flood prone area about a 4 crore hectare area of our country is a flood prone and which is a 1/8 of the total area. The most flood prone area are Brahmaputra, Ganga and Indo Basin. As far as the state are concerned, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Odisha are the most flooded affected state, followed by the Haryana, Punjab and Andhra Pradesh. Nowadays, Rajasthan and Gujarat also feel the forest of floods. Karnataka and Maharashtra are no longer immune to floods. Here show the most important flood area here, Indian map. That is the most important here. The maximum flood is come again. There is a Bihar side, Rajasthan, and there is a Gujarat, and also other state. There is a most important diagram show in your screen. There is an important map. There is a flood area in India. The next here, flood control measures. There is an important here, flood control measures. The first point here is reserves. The reserves are important here by the constructing reserves in the course of river could be stored extra water at the time of flood. Such a measure to adopted till now, however, have not been successful. Dams,
built to be controlled flood, and Damodar could be not be control the flood. The next year, embankment. Embankment is also important here. By the buildings of flood protection, embankment, floods of water can be controlled from to overflowing the banks and spreading in nearby area. Building of embankment of Yamuna near Delhi has been useful in controlling the flood. The next year, afforestation. Afforestation, the fury of the flood could be minimized by planting tree in a catchment area of river. The next year, restorations of original drainage system. Drainage system is generally choked by their construction of road and canal, railway, track, etc. The flaws could be checked if the original from drainage system is restored. The next point here is important, flood management. Flood management is the most important point here. About a 4 crore hectare area is a flood prone, and out of this is a 1.44 crores hectare area has been to made in care of some is extended from to devastations by floods. To achieve this goal is an embankment and drainage canal has been to the constructed. Protection of town and cities has been to the adopted. The villages are decorated on comparatives by higher ground. By the need of NITHA plans, 8,000 crore rupees has been spent on the flood management. The next point, some do as and the do not before, during and after the flood. You know that first point here. Listen to the radio for advance information and advice. Second here, disconnect all the electrical appliances, move all the unable household goods and clothing out of reach of the flood water. Adopt such as a measuring only when there is the forecast of flood or you suspected that the flood water may be reach the house. The move to vehicles, farm animals and movables good for the higher ground and prevent to dangerous is a pollution. Keep all the insecticide, pesticide sector out of the reach the flood water. Switch off the electricity and gas in a case you have to leave the house. And the next year, look all the door and window if you have to leave their house. And there do not enter flood water on food or the vehicles for a possible. Never to the boundary in the flooded area in your oven. There is a most important point here. The important point also in the box, they are not down. The inundations of on area by rainwater is called flood. What do you mean flood? The flood is understand the inundations of area by rain water is called flood. The basin of Indo, Ganga and Brahmaputra river are the most flood prone area. There is a most important point here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, देखिए बाढ़. बाढ़ यानी फ्लड. फ्लड जो है हमारे आधे भारत को जो है तबाह कर देता है. और कहते हैं ये जो बाढ़ आती है कोई एक साल की ये कहानी नहीं है, हर साल की यही एक दुख भरी कहानी रहती है कि बाढ़ जो है देखा जाए तो बहुत से जो है जनजीवन को तहस नहस कर देता है. और ये जनरली होता ही रहा है. सरकार हर साल जो है अच्छे रूल रेगुलेशन बनाती है इसके अंतर्गत कि हम जो है बाढ़ को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सका है. लेकिन फिर भी देखा जाए तो कहते हैं बाढ़ से के बारे में जानना, बाढ़ के बारे में समझना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जब तक इंसान स्वयं समझदार नहीं होगा तब तक जो है इस पर कंट्रोल करना संभव ही नहीं है. तो ये बाढ़ के बारे में हमारे लिए जो है एग्ज़ाम भी उससे भी इम्पोर्टेंट रहेगा, प्लस जो व्यक्ति सब जो फ्लड के एरिया में रहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, क्योंकि इसके बारे में अगर जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा तो जनरल सी बात है कि बहुत बचाव हो जाएगा. तो बाढ़ के बारे में अगर हम बात करें तो कहते हैं बाढ़ जो होती है मानसूनी वर्षा के आरंभ होते ही देश के जो है 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो है चिंताएं
बढ़ा देती है। देखिए कारण क्या होता है, बरसात के समय ही फ्लड क्यों आती है? कहते हैं इसमें सबसे बड़ी लापरवाही सरकार की मैनेजमेंट होती है। क्योंकि अगर जिस एरिया में फ्लड होती है, और आपको पता है कि भारत में एक क्षेत्र में अगर बाढ़ आ रखी है तो दूसरा क्षेत्र जो है सूखे के चपेट में है। आखिर इतनी विभिन्नता क्यों? तो कहते हैं, सरकार कहती है कि हम जो है 21वीं सदी में आ गए हैं और हमने बहुत किया है तरक्की, जो 70 साल में नहीं हुआ हमने 5-10 साल में करके दिखा दिए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया है। कहते हैं जो वास्तविकता है उस पर कोई कदम नहीं उठाई गई है, तभी तो हर साल जो है बाढ़ से लोग ग्रसित होते हैं। इवन अगर आप मुंबई की बात ले लो, जैसे ही रेन होता है देखते हो वहाँ पर पूरे के पूरे जो होते हैं लोग तबाह सा हो जाते हैं। और देखा जाए कोसी नदी जो कि बिहार साइड से होती है, कहते कोसी नदी भी अपना प्रकोप बिहार साइड हर साल डालती ही है, वहाँ के लोगों पर कहर डालती है। लेकिन सरकार हर साल जो है लोगों से वादा करती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, कोई उसके लिए देख रेख नहीं होती है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें न देखा जाए तो प्राकृतिक की तो है ही आपदा, लेकिन सबसे बड़ी आपदा का कारण जो है सरकार की नीतियाँ होती है। सरकार इसके लिए कोई भी अच्छा कदम नहीं उठाती है जिसकी वजह से बाढ़ से बचा जाए। कहते हैं बाढ़ से अगर बचना है तो उसके जो है बाढ़ के पानी के रास्ता को दो, अगर आप दे देते हो तो बाढ़ से जो है बचा जा सकता है। कहते हैं हम आधुनिक युग के इस जो है मुकाम पे आ चुके हैं, लेकिन जो है बाढ़ से जो है समस्याओं से हम जूझ नहीं पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिसमें सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है और उस पर जो है अच्छे से कदम उठाने की जरूरी है। लेकिन भारत में देखा जाए तो कहा जाता है कि 8 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं इन्हीं चिंताओं में फंसे रहते हैं। पता नहीं कब नदी में उफान आ जाएगा और उनके जो है गाढ़े पसीने की कमाई पानी में बह जाएगा। तो बात बुराई नहीं, सच्चाई है। अन्य सभी विपदाओं की तुलना में बाढ़ से जान माल के सबसे अधिक हानि होती है और दुनिया में बाढ़ से होने वाली मौतों में से 20% भारत में ही होती है। यानी देखा जाए तो सबसे अधिक मौत की अगर जो है आंकड़े देखें तो भारत में 20% आंकड़ा जो है मौत का भारत में ही होता है। तो ये बहुत दुखदाई बात है और कहते हैं ये तो हर साल होती है, और हर साल होती है तो वहाँ के लोगों को भी इसमें अलर्ट रहना चाहिए, गवर्नमेंट को भी अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि आज आपको पता है कि हम आधुनिक युग में हैं, बाढ़ होना, रेन होना, सभी चीज़ों के बारे में हमें पहले से इन्फॉर्मेशन होती है कि किस दिन धूप होगा। क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा जो सेटेलाइट सिस्टम है वो काफ़ी उज्जवल है, काफ़ी जो एडवांस है, हर चीज़ के बारे में हमें पहले ही इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो सरकार को इन जो है कहते हैं ना इन चीज़ों का कदम उठाना चाहिए और ये जान माल जो होती है उसको इससे बचाया जा सकता है। अब अगला पॉइंट यही बात आती है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है कि बाढ़ होता क्या है, व्हाट इज़ अ फ्लड। देखिए बाढ़ होता क्या है, देखिए इसका अगर डेफिनेशन देखना चाहोगे तो यही साफ होता है कि ऐसी भूमि क्षेत्र में वर्षा या किन्हीं अन्य जल स्रोतों से जल का भर जाना जिसमें सामान्यतः पानी नहीं भरता है, बाढ़ कहलाता है। तो समझ गए होगे कि जहाँ पर जो है पानी नहीं भरता है और वहाँ पर भी पानी भर जाता है तो वही बाढ़ कहलाता है। क्योंकि बाढ़ का मतलब होता है एक्स्ट्रा अमाउंट में आया हुआ वाटर, यानी दूसरे शब्दों में नदी के तटों के तोड़कर या उनके ऊपर से बहकर जल के चारों ओर फैल जाना ही बाढ़ कहलाता है। तो बाढ़, अब देखिए नदी में पानी बह रहा है तो इसका मतलब बाढ़ नहीं हुआ, लेकिन नदी के ऊपर से बहना, नदी को काट के बहना, वो बाढ़ कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि बाढ़ होती क्या है। बाढ़ का अर्थ सिंपली है कि जो नदी होती है, नदी के ऊपर से जब पानी बहने लग जाती है या नदी को जो है तोड़ देती है तो इसी को ही हम बाढ़ का नाम देते हैं। अब बाढ़ कई तरह के होते हैं, ठीक है। बाढ़ के कारण उसे होने वाली क्षति तथा उसके रोकथाम का जो है यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर जो है इसमें रखेंगे जिससे आप जो हो समझदार और एग्जाम में लिखने लायक बन सको। और बनिएगा तब जब वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो को हमेशा पूरा देखिए, नहीं तो अधूरा जानकारी खतरनाक होता है। और तिरपान स्टडी सेंटर कभी नहीं कहता है कि आप आधा वीडियो देखो, आधा से जो होता है नॉलेज भी आधा ही रह जाता है, यानी हाफ नॉलेज रहती है और इससे आप अच्छा नहीं कर सकोगे और बाद में तिरपान सेंटर को ही कोसोगे। तो कहते हैं अगर देखना है तो पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो मत देखिए, क्योंकि वीडियो पूरा देखने से ये होता है कि आपको हर एक पहलू के विषय में विस्तार पूर्वक समझ में रहती है और अच्छे से अच्छे एग्जाम में करने लायक बन जाती हो, या अपनी समझ के लिए भी ज़रूरी होता है। आप ज़िंदगी में कहीं भी जाना, आधा इन्फॉर्मेशन के साथ जाना,
आप कहीं भी कामयाब नहीं हो सकोगे। तो यही बात यहाँ पर त्रिपाण सेंटर हमेशा कहता है और इस बात पे आपको सदैव गौर करना चाहिए। अब देखिए हमारा अगला जो पॉइंट है, बाढ़ के कारण। बाढ़ के कारण क्या बनते हैं? जनरली आपको इस बात की नॉलेज होगा ही होगा कि बाढ़ के कारण तो यही होगा ना, पानी कैसे भर जाता है। कभी ग्लेशियर पिघलेगा जब तेज धूप बढ़ेगा, कभी होगा अधिक वर्षा हो जाएगी, या कभी जो होता है कोई नदियों के जो है पानी को छोड़ा जाता है तो इससे भी बाढ़ आ जाती है। तो कई कारण हैं, ठीक है। और बाढ़ के कारण क्या बनते हैं? हमारे पर्यावरण को नष्ट कर देना। पर्यावरण के नष्ट के कारण ही बाढ़ का सबसे बड़ा सबब बना है। और ये पर्यावरण नष्ट कौन करता है? आम गरीब बंदे तो कर नहीं रहे होते हैं, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले लोग जो होते हैं वो जो हैं सबसे बड़ा कारण बनते हैं। और पेड़ पौधे कटने का सबके बड़ा श्रेय जाता है ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके ऊपर, क्योंकि ये पर्यावरण को चिंता नहीं करते हैं। और देश के लोगों का चिंता तो करते ही नहीं, क्योंकि कहते हैं ना ये लोग जो होते हैं इनके ऊपर ही अपना का जो है पैर रख के आगे बढ़ते हैं, अपनी ऊंचाई को छूते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्यावरण हर एक इंसान का, हर एक जीव जंतु का है, हर एक चीज़ का है। तो समझ सकते हो पर्यावरण का किसी एक का नहीं है, पर्यावरण हर जीव जंतु का है। अगर इन जीव जंतु खत्म होंगे तो पर्यावरण जो है हर एक वस्तु को नष्ट कर देगा। तो इसके बाढ़ के कारण सबसे पहला तो यही बनता है कि भारी वर्षा। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में होने वाली भारी वर्षा के कारण जो है अतिरिक्त जल तेज बहाव के साथ बह जाता है, जिसके कारण बाढ़ आती है। तो भारी वर्षा से तो बाढ़ होना स्वाभाविक बात है। नदियों में अवसादों का जमा हो जाना। देखिए अगर नदियों में अवसाद जमा हो जाएगा तो नदी में तो आधा तो है अवसादों का जमा हो गया, तो पानी कहाँ से भरेगा? बहेगा, ऊपर से ही बहेगा ना, जनरल सी बात है। अगर आप देखिए कहीं आप पानी बहा रहे हो और मान लो वो जो है धीरे धीरे भर जाता है तो पानी तो जनरल सी बात है ऊपर से ही बहेगा। तो ये भी है कि नदियों में अवसादों का जमा होना भी इसके कारण बनते हैं। और अवसादों का मतलब समझ जाइएगा कि एक्स्ट्रा लाया हुआ मिट्टी। आपने देखा होगा कोई नदी गहरी होती है लेकिन धीरे धीरे जो हो जाती है उथली हो जाती है, ऊपर की तरफ आ जाती है, क्योंकि उसमें जो है मिट्टी कहीं न कहीं से कट कट के भर जाती है। नदियों के धरातल के क्षेत्र में अवसादों के जमा होने से भी छलनी हो जाती है, जिससे ऐसी नदियां जो है जल प्रभाव की क्षमता घट जाती है, यानी जल की जो बहाने की क्षमता होती है वो घट जाती है, ठीक है। और भारी वर्षा के पानी किनारे के ऊपर से बहने लग जाती है और बहने की वजह से जो है नदी की भी रास्ते भी टूट जाते हैं, जिसकी वजह से जो है बाढ़ आने का खतरा बन जाता है। आगे है वनों का विनाश। देखिए सब मैंने कहा था कि वनों का विनाश सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट में से माना जा सकता है। वनस्पति वर्षा जल को बहने से रोककर भूमि में रिसने को बाध्य करती है। देखिए आप सोचिए कैसे, बड़े बड़े वनस्पति होते हैं तो पानी का अगर बहाव होता है तो पानी को कुछ समय के लिए जो है पेड़ पौधे थाम लेते हैं। और जब पेड़ पौधे कुछ समय के लिए उसको ठहरा देते हैं पानी को, तो ये पानी जो होती है हमारी धरती सोख लेती है, और सोख लेगी तो अंडरग्राउंड वाटर जो है ऊपर आ जाएगा। लेकिन पेड़ पौधे अगर मान लीजिए आपने काट दिया तो पानी क्या होगा? बहता ही चला जाएगा, और बहता जाएगा तो कई शहर कई गांव को डुबो तो ही जाएगा। तो यही बात यहाँ जाता है, इसलिए कहा जाता है कि हमें इन्वायरमेंट को इतना नष्ट नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये शायद बड़े बड़े लोग नहीं समझ पा रहे हैं और आए दिन जो है पेड़ पौधों को ऐसे काट रहे हैं जैसा कुछ भी नहीं है। तो यही बात है कि वनों का विनाश का सबसे बड़ा कारण बनता है कि कहते हैं वनस्पति के विनाश से भूमि नंगी हो जाती है और वर्षा का पानी जो है बेरोक जो है तेज गति से नदी से पहुंचकर बाढ़ का कारण बना देती है। तो जनरल सी बात है कि पूरे क्षेत्र जो है खाली हो जाएगा, नग्न हो जाएगा, तो जनरल सी बात है पानी की बहाव तेज ही रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधे ही होते हैं जो पानी को थामते हैं और पानी को रोक सकते हैं। आगे हमारा है चक्रवात। देखिए चक्रवात के कारण भी ऐसा हुआ है। चक्रवातों के कारण ऊंची ऊंची लहरें जो है समुद्र के तटवर्तीय क्षेत्र को फैला देती है। और अक्टूबर 1999 के चक्रवात के कारण आई बाढ़ ने उड़ीसा में भारी तबाही मचाई थी। और आपने देखा भी होगा कि जो राज्य जो है समुद्र किनारे हैं वहाँ पर अक्सर जो है बड़े बड़े लहरें उठती रहती है और वहाँ पर जो चक्रवात आती रहती है और सबसे बड़ा बाढ़ के कारण भी बनती है। और कुछ समय पहले ही जो है कलकत्ता में भी ऐसे देखने को मिला है तबाही, जिसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद अफवाह तंत्र से छेड़छाड़। अब सबसे बड़ी बात यही आती है कि अफवाह तंत्र से छेड़छाड़ करते हैं लोग, यानी ड्रेनेज सिस्टम से छेड़छाड़। अब ड्रेनेज सिस्टम का छेड़छाड़ करोगे तो इसका तो परिणाम जो होगा बहुत ही दुष्कर्म ही होगा। कहते हैं बिना सोचे समझे जो है सड़कों, रेल मार्गों, नहरों आदि निर्माण से प्राकृतिक अफवाह तंत्र अवरुद्ध होकर बाढ़ का कारण बनता है। आपने देखा ही होगा कि आज के समय में जो है लोग कहते हैं हम आधुनिक युग में आ गए हैं, और आधुनिकता के चक्कर में क्या किया है, सड़कें, रेल मार्ग, नहरों का जो है निर्माण इन्होंने किया है, और इसकी वजह से जो है बहुत काफ़ी जो है इसका प्रॉब्लम आया। क्योंकि पहले के समय में
नदियाँ हुआ करती थी। नदियों का मार्ग परिवर्तन, ये भी सबसे बड़ा कारण बनता है। नदियों के मोड़ और उसके मार्ग परिवर्तन से भी बाढ़ का जो है सबसे बड़ा सबब मिला है। उसके बाद सुनामी, यानी सुनामी भी एक कारण होता है। भूकंपीय ऊंची समुद्री लहरें होती है, कई तटवर्तीय क्षेत्रों के दूर दूर तक जलमग्न कर देती है ये सुनामी। तो इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पॉइंट था। अगला पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए बाढ़ से होने वाली हानि भी बहुत काफ़ी महत्व रखता है अपने जगह पर। देखिए नदियों में आई बाढ़ की मार मनुष्य और पशुओं दोनों को ही झेलनी पड़ती है, और बाढ़ से लोग बेघर हो जाते हैं, मकान ढह जाते हैं, उद्योग धंधे जो है चौपट हो जाते हैं और फसलें पानी में डूब जाती है, और बेजुबान पालतू पशु और वन्य जीवन भी मर जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो नुकसान देखने को मिलता है तो वो है जो है जीव जंतु का ही होता है, क्योंकि उनकी अस्तित्व ही देखा जाए तो उस क्षेत्र में मिट जाता है। तटवर्ती क्षेत्रों के जो है मछुआरे के नावे जाल आदि नष्ट हो जाते हैं, और कहते हैं मलेरिया और जो है दस्त जैसी बीमारियां भी फैलने लगती है। और देखा जाए तो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है पेयजल की। कहते हैं पेयजल भी प्रदूषित हो जाती है तथा कभी कभी उसकी भारी कमी भी वहाँ पर हो जाती है। खलिहान नष्ट हो जाते हैं और जो है बाहर से आपूर्ति कठिन हो जाती है। बाहर से जो है उस वहाँ पर खाना पहुँचाना भी दुष्कर्म कार्य बन जाती है। प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के कारण होने वाली हानि घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है, और सन 1953 में बाढ़ से जो है 2.43 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे, यानी 2.43 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। उसी तरह सन जो है 1987 तक जो है आते आते बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर जो है 4.83 करोड़ हो गई। तो आप देख सकते हो कि दिन पर दिन जो है इसकी समस्या बढ़ती जा रही है। कहते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है वैसे वैसे जो है यहाँ पर प्रभावित होने की दर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष जो औसतन 210 करोड़ रुपए जो है मूल्य की संपत्ति नष्ट हो जाती है, और 6 करोड़ लोगों पर जो है बाढ़ का असर पड़ता है तथा 1 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें बर्बाद हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि जान मान की यहाँ पर कितनी हानि उठानी पड़ती है बाढ़ की वजह से। तो ये काफ़ी यहाँ पर ज़रूरी बात है, आगे और भी ज़रूरी है। कहते हैं बाढ़ प्रवण क्षेत्र, यानी क्षेत्र जहां बाढ़ आ सकती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात रखता है कि देश का लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 8वां भाग है। देखिए 8वां भाग जो है देश का, भारत का, जो कि बाढ़ से ग्रसित है, यानी 8वां भाग। सबसे अधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्रोणियों में ही है। और राज्य की दृष्टि से बाढ़ प्रवण राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, असम है, और इनके बाद जो है हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश का स्थान भी आता है। अब तो राजस्थान और गुजरात में भी बाढ़ आती ही रहती है, और कर्नाटक और महाराष्ट्र में बाढ़ जो है छूते नहीं है। और ये सब के बारे में तब हमें समझ में आएगा जब हम इसको मैप में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं मैप में क्या बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर मैप में भी आप देख सकते हो जो सेलेक्ट किया हुआ एरिया जो दिख रहा है वो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, और करीबन देखा जाए तो कई क्षेत्र जो है बाढ़ से प्रभावित होती है। चाहे आपको देख लीजिए, कहते हैं पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, असम हो, कहीं भी नज़र जा रहा है तो हर जगह जो है बाढ़ वाला क्षेत्र ही नज़र आपको आ रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में बाढ़ से जो है प्रभावित होने के दिशा दिख रहे हैं, और ये मैप भी है काफ़ी कुछ बताने के लिए जो है सक्षम है कि इसमें बाढ़ कौन कौन क्षेत्रों में आते हैं और आ रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण मैप है, तो इसको आपने देखना है और समझ जाइएगा कि जो भारत में बाढ़ का क्षेत्र है कौन कौन क्षेत्र जो है मुख्य है। तो देखा जाए तो आप जहाँ रेन अधिक होती है उन्हीं क्षेत्रों में जो है बाढ़ की समस्या बनती है। अब देखिए यहाँ पर बिहार भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बिहार में इतना अधिक रेन नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये बाढ़ से ग्रसित होती है। कारण क्या बनता है? कोसी नदी। कोसी नदी में एक्स्ट्रा पानी छोड़ी जाती है नेपाल साइड से, जिसकी वजह से जो है ये बाढ़ के चपेट में आता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, और ये बाढ़ का कारण भी जो है यहाँ सुचारू रूप से देखने को मिल रहा है। कहते हैं बाढ़ रोकने के कुछ उपाय भी हैं। तो बाढ़ रोकने का उपाय क्या हो सकता है? तो पहला तो पॉइंट यही आता है, संग्रह जलाशय। नदियों के मार्ग में संग्रह जलाशयों के निर्माण से अतिरिक्त पानी को उनमें रोका जा सकता है, लेकिन अब तक किए गए उपाय जो है कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं, और दामोदर नदियों की जो है बाढ़ रोकने के लिए बनाए गए बांध उसकी बाढ़ों को नहीं रोक पाए हैं।
तो कहते हैं बनाया तो गया लेकिन सख्त नहीं बन पाई है, ये भी बहुत भी जरूरी बात है। और सबसे बड़ी बात है तटबंध। नदियों के किनारों पर जो है तटबंध बनाकर जो है पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में फैलने वाली बाढ़ को पानी को रोका जा सकता है। और दिल्ली में यमुना पर बने तटबंधों का निर्माण बाढ़ रोकने में कारगर सिद्ध भी हुआ है। देखिए कुछ कदम जो है अच्छे उठाए गए जिसका अच्छा ही परिणाम हुआ है, और कहीं जो है इसका परिणाम नहीं अच्छा आया है। तो कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और हम आधुनिक युग में तो हर बात को सोचने की आवश्यकता है। उसके पश्चात है वृक्षरोपण। देखिए वृक्षरोपण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही आपको कहा है कि इंसान ने अपने पैर पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मार रखा है। पेड़ पौधों को जैसे काट रहे हैं, बाढ़ का सबसे बड़ा कारण यही बनता है। अगर हम वृक्षरोपण करें तो संभवतः है जो इसको रोका जा सकता है। तो कहते हैं नदियों के जल संग्रह क्षेत्रों में यदि वृक्षरोपण किया जाए तो बाढ़ के प्रकोप को काफ़ी कम किया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वृक्षरोपण जो है करना चाहिए बाढ़ क्षेत्रों में। उसके बाद है प्राकृतिक अपवाह तंत्र की पुण्य स्थापना। कहते हैं जो अपवाह तंत्र थी या ड्रेनेज सिस्टम था उसका जो है पुण्य उत्थान करना बहुत जरूरी है। सड़कों, नहरों, रेल मार्गों आदि के निर्माण के अवरुद्ध जो है प्राकृतिक अपवाह तंत्र को पुण्य चालू करने से भी बाढ़ें रोकी जा सकती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है बाढ़ प्रबंधन। देखिए लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर बाढ़ की आशंका हमेशा बनी रहती है, और इसमें से जो है 1.44 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र जो है कुछ सीमा तक बाढ़ से सुरक्षित कर भी दिया गया है। और इसके लिए तटबंधों और अपवाह नालियों का निर्माण भी किया गया है। कस्बों और नगरों की सुरक्षा के उपाय और गाँव की ऊंची भूमि पर बसाने के उपाय भी किए गए हैं। कहते हैं 9वीं योजना के अंत तक जो है बाढ़ को रोकने के लिए जो है कहते हैं 8,000 करोड़ रुपया व्यय की जा चुकी है। देखिए पैसों की अमाउंट काफ़ी अधिक है, लेकिन सुविधाएं की जो है यहाँ पर किल्लत है। उसके पश्चात है बाढ़ से पहले, दौरान या बाद में करणीय अकरणीय कार्य। देखिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं अग्रिम सूचना और सलाह के लिए रेडियो सुनते रहना चाहिए। बाढ़ के समय में बिजली के सभी उपकरण बंद कर दिए जाएं। घर के सभी कीमती सामान और कपड़े बाढ़ से पानी की जो पहुंच से दूर रखिए। ऐसा तभी कीजिए जब बाढ़ की चेतावनी मिली हो या आपको आशंका हो कि बाढ़ की पानी आपके घर में घुस जाएगी। तो इसमें सुरक्षा के उपायों का जो है आकलन करना बहुत ज़रूरी रह जाता है। कहते हैं वाहनों और फॉर्मों के जो है पशुओं और आसानी से उठाई जा सकने वाली वस्तुओं को जो है निकट की ऊंची भूमि पर पहुंचा दीजिए। खतरनाक प्रदूषण को जो है रोकिए। सभी कीटनाशक को पानी की पहुंच से दूर रख दीजिए। और यदि आपको घर छोड़ने पड़े तो बिजली और जो है गैस बंद कर दीजिए, जिससे नुकसान अधिक न हो सके। उसके पश्चात है यदि आप बच सकते हैं तो बाढ़ के पानी में जो है पैदल या कार में बैठकर प्रवेश मत कीजिए। अपने आप बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में इधर उधर मत घूमिए, क्योंकि इससे भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। और लास्ट में जो है एक बॉक्स है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात दर्शाया गया है। कहते हैं ऐसे भूमि क्षेत्र में वर्षा या किसी जलाशय के जल का भार भर जाना जिसमें असामान्य पानी नहीं भरता है बाढ़ कहलाता है। तो बाढ़ का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे कि नदियों के ऊपर से पानी बहने को ही बाढ़ कहते हैं। इस साधारण लैंग्वेज में है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्रोणी सबसे अधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र हैं। तो ये बात आपके लिए पता होना चाहिए कि सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में रहते हैं वो जो है क्षेत्र बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हमने बाढ़ के ऊपर डिस्कस किया और हर एक पहलू पर चर्चा किया, जो कि बहुत ज़रूरी था। ठीक है, और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपके सिलेबस में ये है तो आपके दोस्तों के ही सिलेबस में रहेगा, तो उनको भी वीडियो शेयर करना है। ठीक है, और शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा जो तकलीफ उठाना है कि जो है लिंक को यूट्यूब से कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। देखिए कहते हैं अपना कार्य इंसान को करना ही एक अच्छे इंसान का कर्तव्य है, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे एक विद्यार्थी हो, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि भाई अगर हमने इसको देखा है तो दूसरे बच्चे भी देखें। अगर कोई देखे चाहे ना देखे उसका आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपना कार्य किया, हमने अपना कार्य किया, हम दोनों अपने कार्य के लिए सक्षम थे। दूसरे बंदे देखे चाहे ना देखे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि बाद में अगर कोई टॉपिक अगर आप रिसर्च कीजिएगा तो शायद आपको दूर दूर तक तिरपाना सेंटर नज़र ना आए। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको जो है होम पेज मिल जाएगा, जहां से आपको वीडियो हर एक वीडियो दिखेगा। और साथ में अगर आप
सिलेबस के रिगार्डिंग देखना चाहते हैं तो आपको जो है प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जो है सभी वीडियो का एक अलग नाम है और उसी टॉपिक के हिसाब से आप अपना जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो।